धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ईवीएम लगता है पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन गई है। क्या हमेशा की तरह सिर्फ हवाई मुद्दा बन गई है, या इस बार वाकई में ईवीएम को लेकर कोई ठोस कदम उठवा पाएगी जनता? सरकार पर दबाव बना पाएगी, चुनाव आयोग पर दबाव बना पाएगी, या अदालतें वाकई में ईवीएम को लेकर कुछ करती हुई दिखाई देंगी? ये एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारे साथ आज फिर से एक बार हर हफ्ते की तरह जुड़ने जा रहे हैं एडवोकेट महमूद प्राचा। और पिछली बार हमने जब बात की थी तो पंजाब थे, चंडीगढ़ पार करके थोड़ा आगे बढ़े थे दिल्ली की तरफ, और आज वो हैं नागपुर। जी हां, वही नागपुर जिसे आप आरएसएस का गढ़ कह सकते हैं। वहां पर भी ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट वो आज करने जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम कुछ और मुद्दों पर भी उनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान सीजेआई हैं, उन्होंने जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपना फैसला सुनाया है, उससे सवाल उठ गए हैं पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की भूमिका पर कि क्या वो किसी के हाथों की कठपुतली थे, क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और इसी के साथ बात यह भी होगी कि जस्टिस आरएफ नरीमन ने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के फैसले पर जजों की भूमिका को संदिग्ध बता दिया है या उनके फैसले पर सवाल उठा दिए हैं, उसको लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही है। उन्हें कैसे देखा और समझा जा सकता है। और इसके अलावा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का संस्कारी जज है, जिसका नाम शेखर यादव है, जिसको लेकर कल मुंबई में आदित्यनाथ योगी ने भी कहा कि एक न्यायाधीश ने सच क्या बोल दिया, विपक्ष उसके खिलाफ महाभियोग ला रहा है। यानी अल्पसंख्यकों की बात करो तो ठीक, बहुसंख्यकों की बात करो तो जजों को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसी भाषा का आदित्यनाथ योगी ने प्रयोग किया है। तो इन्हीं सब के आसपास अपनी चर्चा को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। पिछली बार चंडीगढ़ और इस बार नागपुर, और अगली बार गोवा या अच्छा। इसके अलावा यूपी या बिहार में कहीं या झारखंड में। अभी कई जगह के प्रोग्राम बन रहे हैं, कर्नाटक का भी बन रहा है, कर्नाटक का ऑलमोस्ट बन चुका है। तो अगली बार भी कहीं ना कहीं और मिलेंगे आपको, क्योंकि हर वीक एक दो क्योंकि जनता की डिमांड आ रही है इन वोट चुराने की मशीनों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की। और अब थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ जाग रही हैं। यहाँ आज हमारे साथ कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए, आज बड़ी रैली है नागपुर में, और वो नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने से ही निकलेगी। उसके बाद फिर एक बड़ी मीटिंग है। तो ये बुनियादी जगह से ही निकल रही है। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये जो चोरी की मशीनें हैं जिसमें से वोट चुराए जाते हैं, वो अब कितने आगे तक बढ़ गया है। अब ये रुकेगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब अदालतें भी, कम से कम मेरे केसेस में तो, और हमने कई अभी पीछे ऑर्डर्स भी लिए हैं बहुत अच्छे अच्छे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मेरे ऊपर फाइन लगाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, और हमें ये कहा है कि जाओ आप अपनी बात दोबारा अदालत में रखो किसी भी। दूसरा, हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे जी वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C, जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा था कि चुनाव आयोग किसी को दे ही नहीं रहा था, उसके भी आदेश सिर्फ एक सीट के नहीं, पूरी 90 सीटों के हमें मिल गए। तो वो एक बहुत बड़ी जीत है, और हम पूरे देश को दिखा देंगे किस प्रकार से धांधली ये वीडियो के माध्यम से ही। तो ये एक बड़ी जीत का सिलसिला अदालतों में भी शुरू हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जाने से मैं मना करता हूं, लेकिन फिर भी अब कांग्रेस पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। देखें वहां पे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जमीन पे और अदालतों में अब हमारा जो है स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। पिछली बार भी देखिए बहुत अच्छी थी स्थिति, लेकिन जो हमारे साथी थे ना, तो हमारे एकदम अपनी तरफ के साथी भी थे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग आए थे उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। उसका नुकसान लोकसभा में भी हुआ, उसका नुकसान हरियाणा में भी हुआ, और मतलब महाराष्ट्र में तो इतनी ज्यादा लालच कर ली आरएसएस और बीजेपी ने कि सब लोग एकदम ठीक है। दम घुटने लगे। सारी बातें आपकी ठीक हैं। आपकी मुहिम जो है रंग ला रही है, अदालतों में भी, सड़कों पर भी विपक्षी पार्टियां भी अब साथ आ रही हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसी सेशन के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने जा रही है सरकार। कहा जरूर जा रहा है जेपीसी को भेजा जाएगा। क्या रह जाएगा आपका? वन नेशन वन इलेक्शन साहब जो है यहाँ पर चाइना रूस जैसा लोकतंत्र बना के रख देंगे? देखिए, जो ईवीएम के पीएम है, ईवीएम के पीएम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जब ये जनता के पीएम बनेंगे जिस बार, और या जो भी जनता का पीएम बनेगा, वो वन नेशन वन इलेक्शन को बिल्कुल नकार देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा धोखा है। एक बड़ा बड़ा धोखा है वो, एक देश के साथ
बहुत बड़ी एक तरह से गद्दारी है, जो हमारी ऑपोजिशन के लीडर्स जो है इसको कह नहीं पा रहे हैं इतनी साफ तौर पे, लेकिन वो देश के संविधान के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तरीके का निजाम नहीं बनाया था, ये वो खुद बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ईवीएम के पीएम हैं, जनता के पीएम है ही नहीं। क्या धोखा है, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि जब चुनाव एक बार में हो जाएगा, लोग कह रहे हैं कि पैसा कम खर्च होगा। हाँ, ये तो बात ठीक है, पैसा कम खर्च होगा, क्योंकि पैसा खर्च करने पे एक बार में तो मना है, संविधान में तो लिखा है एक बार में ज्यादा पैसे नहीं देने। तो ये सब बेकार की वाहियात बातें कर करके लोगों को बेवकूफ बनाने के काम जो है वो आरएसएस और बीजेपी करती है। चलिए, पैसे की बात कुछ की नहीं है। देखिए, कभी भी किसी वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? एक साथ इलेक्शन होंगे तो क्या 5 साल की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी है या ईवीएम की गारंटी है कि 5 साल तक ही चुनाव वो कोई लोग उनसे टूट नहीं जाएंगे, या कोई समर्थन, जैसे 5 साल तक गारंटी है कि नीतीश कुमार जी और जो चंद्रबाबू नायडू जो है इनको सपोर्ट करते ही रहेंगे? मतलब क्या पिस्तौल रख के सपोर्ट लिया करेंगे फिर? ये क्या ईडी और सीबीआई के जरिए ये लेने का इनका प्लान है? ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसमें चर्चा करना भी, मैं समझता हूँ, बड़ा, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि ऐसी बातों पर भी हम चर्चा करते हैं। बात पैसे की तो आपके पैसे की भी बात होनी चाहिए। आजकल इतने सारे दौरे हो रहे हैं, तो ये क्या घर फूंक कर तमाशा देखा जा रहा है कि कुछ फंडिंग वंडिंग होने लगी आपको? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई फंडिंग ना हुई है, ना मुझे जरूरत है। मैं कोई दामद बरकाता हूँ बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। और ना वो सब जो इतने बड़े बड़े अपने फार्म हाउस और गाड़ियां और ये सब बनाते हैं, वो कोई हल चलाते हैं। मैं तो छोटा मोटा वकील भी हूं ना, मेरी वकालत भी चलती है। मैं कोई आर्टिफिशियल आदमी तो हूं नहीं, तो मेरी तो वकालत भी चलती है। तो मैं अपनी वकालत से ही, उसी में से जो मेरा प्रॉफिट होता है, और उसमें भी अगर आप देखें तो मैं एक बड़ी तादाद में फी सबीलिल्लाह भी केस करता हूं। मतलब 50% से ज्यादा मेरे प्रो बोनो या फ्री सबीलिल्लाह केस होते हैं। लेकिन अब ऊपर वाला है, जो क्लाइंट होते हैं उनसे अच्छी फीस भी लेते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब मैं सिर्फ वकालत ही कर रहा था, ये सब केसेस नहीं कर रहा था, तब मेरी जो इनकम थी, मुझे आज वो भी होता है, अगर उतनी इनकम मेरी आज होती तो मैं इसको आंदोलन के लिए और गरीबों की मदद करने के लिए और बहुत सारे केस भी ले सकता था। लेकिन उसके हिसाब से आमदनी कम हो रही है, लेकिन अभी इतनी भी कम नहीं हुई कि ये मैं काम छोड़ दूं। चलिए, आपने काम की बात की, तो आपके काम से ही ताल्लुक मेरा सवाल है। शेखर यादव के खिलाफ आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी या करवानी नहीं चाहिए थी? देखिए, मैं आपको फिर यही बोल रहा हूं, मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए, शेखर यादव साहब ने ये जो काम किया है, ये एक आतंकवाद का अपराध किया है। अब लोग उसको एक बहुत ही ट्रिवियल सी, यानी कि छोटी सी बात बता के उनको मदद करने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग, जो लोग उनके खिलाफ महाअभियोग ला रहे हैं, 50 राज्यसभा के मेंबर्स ने साइन कर दिए। ये ईवीएम के लिए तो नहीं किया गया इनसे। अगर इससे होगा क्या? कुछ नहीं, संख्या तो है नहीं, राज्यसभा में संख्या नहीं है, तो महाअभियोग कामयाब कैसे होगा? नहीं होगा। लेकिन ये अगर इसलिए है कि देश के सामने ये बात हाईलाइट होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी बीमारी और जहर तो चुनाव में चोरी की मशीन है, उसके लिए क्यों नहीं किया? अब इससे कुछ होगा नहीं, बल्कि यादव साहब को एक मौका मिलेगा वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैंने वीएचपी की और आरएसएस की आइडियोलॉजी के लिए अपना पद त्याग दिया। ये मुझे लगता है खुद इस्तीफा दे देंगे, और या तो अडानी जी के साथ कोई बिजनेस करेंगे, मेरा अंदाजा है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। या फिर एक प्रमोद त्यागी जी थे, हमारे दोस्त पहले थे, वसीम रिजवी कहिए, वसीम रिजवी पहले दोस्त थे। नहीं, आप उनके बारे में ये कहा कीजिए कि वो ऐसे दोस्त मिले आपको जिनको अब्बा का नाम भी साथ में मिला था, प्रमोद नारायण तिवारी। नहीं, वो वसीम रिजवी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। मैं प्रमोद त्यागी जी की बात कर रहा हूं, जो प्रमोद कृष्णम हो गए। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ प्रमोद कृष्णम जी, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो तो यूथ कांग्रेस में हमारे साथी रहे ना। तो अब ये जज साहब, हो सकता है प्रमोद कृष्णम साहब की तरह वो भी कोई बहुत बड़े धार्मिक गुरु बन जाए। उसमें तो करोड़ों करोड़ों, मतलब सैकड़ों हजारों करोड़ लोग देते हैं। तो उससे बहुत, जैसे हमारे मौलाना उलमाए सू हैं, वैसे के वैसा प्रोग्राम है वहां भी, तो ये बन जाए। या फिर
वो एक वेस्ट बंगाल के जज साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तुरंत और चुनाव लड़ बैठे वो। सांसद बन गए। तो ये सब तीनों रास्ते उनके पास खुले हैं। इसमें मदद करने के लिए ये जो हमारे कपिल सिब्बल साहब और दूसरे लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको एक बड़ा शहीद बनाने के लिए। अच्छा रुकिए, यहाँ पे ऐसे नहीं है, आप हर चीज पे सवाल उठाएंगे, बस ईवीएम ही सबसे बड़ा मुद्दा रह जाएगा। कोई जज कुछ करे, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए कार्रवाई मत करो, बस ईवीएम पे ही बात करो। यस, क्योंकि इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद तो योगी जी है ना। योगी जी ने क्या कहा, और योगी जी झूठे वोटों से बने हुए हैं। तो आप बताइए, अगर कोई ईमानदार जनता के वोटों से बना हुआ चीफ मिनिस्टर होता तो ये इससे साफ नजर नहीं आ रही साजिश के दोनों में बातचीत होके ये काम किया गया होगा। इससे बड़ा सबूत क्या है? वही प्रधानमंत्री जी से बात करके ये सब काम किए गए होंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को ये पता होगा कि मैं जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति हूं, जनता नाराज हो जाएगी, मुझे कान पकड़ के कल बाहर भी कर सकते हैं, तब वो ये संविधान विरोधी हरकतें नहीं करने देगा, ना करवाएगा, ना कोई जज करेगा, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं ना, उसका तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जस्टिस आरएफ नरीमन ने बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाए हैं, और फैसला तो पांचों जजों ने एक तरफा दिया था। सवाल उठाने की गुंजाइश क्या रह जाती है उसमें? नहीं, अब दिया था या नहीं दिया था, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या जजों ने ही दिया था, या पांचों ने दिया था, या किसी एक को या पांचों को कहीं और से खबर आई थी, कहीं और से डायरेक्शन मिली थी, तब ये हुआ था? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसमें मैंने अपने नाम से केस डाल दिया है चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ। तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें कार्रवाई हमने करने के लिए उसका काम कर दिया है। लेकिन हर जगह मैं कैसे केस डालूं? और अच्छा, ये क्या केस डाला, थोड़ा विस्तार से बताइए, और क्या कार्रवाई उसमें हो सकती है? उसमें हमने ये केस डाला है कि ये जो डिसीजन हुआ है वो बाबरी मस्जिद का कानून और संविधान के हिसाब से नहीं था, तो उसको निरस्त किया जाए और उसको कोई जज बैठ के जजों से फैसला कराया जाए। अभी तो जजों ने किया नहीं है, ये चंद्रचूड़ साहब ने पूरी दुनिया को बता दिया है। तो जजों के बगैर फैसला जो होता है वो फैसला कानूनी फैसला नहीं होता, वो गैर कानूनी फैसला होता। तो लेकिन इसमें अकेले डीवाई चंद्रचूड़ को ही क्यों आप लोग जो है निशाने पे ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये राज फाश किया ना। मैं कोई काम सबूतों के बगैर नहीं करता ना। अब चारों के चारों जज गवाही देंगे, जब आके उसमें वो बताएंगे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। नहीं, हमने तो अपने आप लिखी थी या हमने लिखी नहीं थी, वो तो अभी पता ही नहीं ना किसी को। एक विचित्र जजमेंट है इसमें, किसी का पता ही नहीं ऑथर कौन है, और वो चंद्रचूड़ साहब ने बता दिया ऑथर यानी कि लिखने वाला है कौन। अच्छा, उस दिन जब ये जजमेंट आया था, आपको याद होगा, मैं आपके ऑफिस में था, वहां से मैंने एक लाइव इंटरव्यू आपका किया था। उसमें आपने कहा था कि आपको पहले से पता था यही जजमेंट आएगा। आज आप कह रहे हैं कि पता नहीं ये जजमेंट इन्होंने लिख कैसे दिया? पता इसलिए था क्योंकि उलेमाए सू जितने थे ना, वो सब, कोई रविशंकर श्री के पास बैठा था, कोई कहीं बैठा था, कोई मोहन भागवत जी के पास बैठा था, कोई अमित शाह जी के पास बैठा था। अच्छा। इसलिए मुझे पता था ना कि ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे होंगे यहाँ सब जगहों पे बैठ के, इसलिए मुझे पता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जिस तरीके का फैसला दिया है वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने, उसके बाद फिर से चंद्रचूड़ की भूमिका पर सवाल उठ गए हैं कि काश उन्होंने भी समय रहता है ऐसा फैसला दे दिया होता, तो कभी ज्ञानवापी, कभी संभल, कभी बदायूं, कभी जामा मस्जिद दिल्ली की, या कभी कहीं और भोजशाला, ये जो तमाम बवाल बखेड़े खड़े हो रहे हैं वो नहीं होते। एक इसमें भी मैं आपको आपका एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ बात। बताइए। देखिए, आप एक पत्रकार हैं, अपना रोजमर्रा का काम पत्रकारिता से कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं अपनी, ठीक है। लेकिन अब जो अर्नब गोस्वामी है, रूबिका लियाकत है, ये सब लोगों ने ऐसा कर दिया, मतलब मेयार इतना गिरा दिया, घटिया और घिनौना कर दिया कि मतलब वन साइडेड रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है। तो आपको लोग बड़ा पत्रकार कहने लगे, जबकि आप तो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। बिल्कुल यही एग्जाम्पल संजीव खन्ना साहब के साथ और चंद्रचूड़ साहब के साथ है। जस्टिस खन्ना ने कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं किया है। वो एक कोई भी जज होगा, जैसे आप पत्रकार हैं तो अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और आप इतने बड़े पत्रकार इसलिए बन गए क्योंकि बाकी सबने अपना मेयार इतना गिरा लिया, ऑटोमेटिक बन गए आप। तो उसी प्रकार से चंद्रचूड़ साहब ने अपना मेयार इतना गिरा लिया
कि आप कोई नॉर्मल से एक जजमेंट आती है तो लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। तो उन्होंने एकदम नॉर्मल बात कही है और मैंने उसका कई जगह इंटरव्यू देके बताया भी है बात कि जब आरएसएस के लोगों ने ही तो चैलेंज किया है ये एक्ट। अब जब एक्ट चैलेंज किया है तो उसके प्रावधान अगर सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं चैलेंज, तो निचली अदालतें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ही फैसला करती है ना। जब जो चीज सबसे ऊपर मौजूद है तो उसके नीचे कैसे कोई जज ऑर्डर पास कर सकता है? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस या मुश्किल काम है? और ये नॉर्मल सा ऑर्डर है और हम सबको ये उलमाए सू जितने हैं ना अभी करोड़ों रुपए इस बारे में और इकट्ठे कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है हमारी तरफ से। देखिए सुनिए हमारी तरफ से। अच्छा सुनिए ना, आप अपना काम करते रहिए, उनकी दुकान चलती है, आपको क्या दिक्कत है? जरूरी बता रहा हूं मैं आपको, बात जरूरी है। हम लोगों को एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी अदालत में, मैं ये बताना चाहता हूं। तो ये कह रहे होंगे ना कि इतनी जान लगा दी और ये कर दिया और हमने कौन सा किला फतेह, हम लोगों को हमारी तरफ को एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। जज साहब ने खुद ऑर्डर किया है, बल्कि दूसरे वाला पक्ष जो है ना उन्होंने अपनी जीत तोड़ कोशिश की, एक नहीं दर्जनों वकील, उनके सीनियर वकील खड़े थे, उन्होंने पूरी जीत तोड़ कोशिश की। लेकिन हम आगे जब सुनवाई होगी तो क्या होगा? नहीं, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस केस में दूसरी बात यह है कि मैं भी वकील हूं, जैसे मथुरा मस्जिद में मैं वकील हूं, तो इतना आसान नहीं होगा आरएसएस और बीजेपी को। अच्छा चलिए, इतना आसान नहीं होगा। बात करते हैं, आपने कहा कि बड़े पत्रकार हैं, कुछ लोग बड़े वकील बन जा रहे हैं। मुझे लगता है बड़े बड़े तो लोग उनको मानते हैं जो पूरे लाव लश्कर लेके चलते हैं, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड हों और बड़ी लंबी चौड़ी 2-4 गाड़ियां आगे पीछे चलती हों। आप भी ऐसी सादगी में घूमते रहते हैं, थोड़ा वो वाला इंप्रेशन लाइए तो लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। मतलब मैं धोखाधड़ी करना शुरू कर दूं, आप मुझे क्या कहना इसमें से देखिए, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें सुरक्षा चमत्कार को नमस्कार है ना, मतलब आप चमका ही नहीं रहे हैं तो चमत्कार को नमस्कार कौन करेगा? नहीं, वो तो मैं ढोंगी पाखंडी या मदारी बन जाऊं, मदारियों का काम एक अच्छा होता है, लेकिन वो काम मुझे आता नहीं। पहले मैं सीख तो लूं वो काम। तो अब इसमें बात ये, देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, ज्यादातर के लिए तो मैं नहीं, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं, उन्होंने बहुत लोगों को धोखाधड़ी करके पैसे लिए होते हैं कि मैं तुम्हारा ये काम करा दूं, वो करा दूं, मेरी जान पहचान यहाँ वहां। तो अब उनसे जो वापस लेने के लिए लोग आते हैं, तो वो सुरक्षा को आगे करते हैं कर्मी, तो वो डर के मारे लोग उनसे पैसे वापस नहीं मांग पाते। बहुत सारे लोग इसलिए भी सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो आइडिया आपने अच्छा दिया कि पैसा ले लो और सिक्योरिटी गार्ड रख लो, ये तो आइडिया अच्छा दिया है। अगर पुलिस से कोई भी बहाना करके अगर पुलिस की सिक्योरिटी मिल जाएगी तो आगे कौन आप पे दबाव डाल पाएगा? जी मेरे पैसे तो कहीं नहीं है, ये मुझे जान से मार देगा, वो भगा देंगे उसे। ये इस एंगल से भी देखना शुरू करें। बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी ली है सुरक्षा है। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं ताकि सुरक्षा मिले, ताकि जो मांगने वाले हैं उनको पैसे ना लौटाने पड़े। आइडिया अच्छा है, पर सवाल अब यही है, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जहां तक मेरी बात है, मैं तो कई सारे ऐसी केसेस कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक से मुझे सुरक्षा ऑफर हो चुकी है, मगर मैं खुद ही मना करता हूँ। चलिए ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आगे क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प है। हालांकि फराचा साहब कह रहे हैं कि मैं भी उसमें वकील हूं, देख लेंगे आरएसएस और बीजेपी के वकील वहां क्या कर पाते हैं। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन जब सवाल जजों की भूमिका पे हो तो वकील क्या करेंगे? सब चीजें जब पहले से ही लिखी पढ़ी कहीं से आ रही हो, जैसे आज मीडिया चल रहा है कि कहीं से खबरें आती हैं और वो शाम को बैठ के अपनी डिबेट शो करते हैं, वैसे ही अदालतों का हाल जब हो जाए तो क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिर भी ईवीएम जो है एक बहुत बड़ी जो है बदलाव की वजह बन सकती है अगर हट जाए तो। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।